नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आपका 18 फरवरी के मैथ्स का प्रथम पाली का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी का आगे का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मेरे सामने मैथ के प्रथम पाली का सेट सी का क्वेश्चन है और इस वीडियो में मैं आप सभी को 1 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मिला के देख लेना कि आपका कितना सही हुआ और एक बार कमेंट करके बता देना कि आपने 1 से लेके 100 तक में कितना सही किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यदि सॉल्व करेंगे तो 100 क्वेश्चन में यदि 1-1 मिनट मैंने लगाया तो 100 मिनट लग सकता है, यानी कि 1.5 घंटा का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट एक बार में क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर बोलते जाऊँगा, आप मिला लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बट्टा ए। ठीक, तीसरा प्रश्न था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 का ए यानी कि 23। 5 25 और माइनस करते हैं 2 तो 5 25 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 23 के। चौथा प्रश्न कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। तो केंद्र क्या कहलाता है? तो परिकेंद्र कहलाता है। वह केंद्र क्या कहलाता है? तो वह केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। पांचवा प्रश्न है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह भी बहुत आसान सवाल था आपका। तो ये हो जाएगा 15 का ये 15 बट्टा 5 का ये 15 बट्टा 2 मीटर। ठीक है, मिला लीजिएगा आप सभी। 6 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 13 और 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी बहुत आसान सवाल था, बहुत बच्चे बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां प्रश्न कहता है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LVH है तो इसका क्या होगा। यानी कि आपको एक कमरा दे दिया कि जिसका लंबाई चौड़ाई LVH है, ऊंचाई है, और अब उसका क्या निकालना है आपको, दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH। 2 का C, 2 नहीं था, 7 नंबर प्रश्न है, 7 का C। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिला लेना आप सभी अच्छे से। एक बार कमेंट में भी जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है, तो हम भी तो समझे देखें कि कितना स्कोर इस बार बच्चे कर रहे हैं मैथ्स में। अगला प्रश्न है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रमिति है। तो इसकी प्रमिति हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें इंग्लिश और हिंदी में जो प्रश्न दे रखा है ज़्यादा पेज ले लिया है, वरना कल हिंदी वाला था तो बहुत कम पेज में था। 11 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं जो समीकरण a बराबर bq प्लस r को संतुष्ट करते हैं। जहां में क्या आएगा आंसर, तो ये आपका हो जाएगा कि जीरो जो है, r जो है 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन b जो है वो r से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो 11 का b सही आंसर था। अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का मौसो क्या होगा या मौसो है। तो ये आपका हो जाएगा 51। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न है कि 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा। तो ये 13 का ए हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडन 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे कि यदि दो संख्याओं a तथा b का लॉसो तथा मौसो c और d हो तो
क्या इसमें संबंध होगा? देखो दो संख्या है तो लॉसो और मौसो ए बी है, तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, किस में है? तो 14 का सी सही आंसर है। ए बी बराबर होगा सी इंटू डी के। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो ये √4 बराबर हो जाएगा 2 के, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक नहीं हो, P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है, तो क्या कहलाता है? तो वो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, या फिर इंग्लिश वाले के लिए रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। 17 नंबर प्रश्न कहता है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अनावृत्ति क्या कहलाता है? तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, या फिर इरेशनल नंबर कहलाता है। 17 का ए। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि 3 - 2√5 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 29 - 12√5। क्या होगा? 29 - 12√5। आप हल करके देख लेना, या फिर मैं जो बता रहा हूँ उस पर विश्वास कर लो। 19 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है। क्या है प्रश्न? कि बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, x - 1 × x - 3। 20 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये सब तो बहुत आसान सवाल था, ये हो जाएगा -2, -5। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक 28 16 हो तो माध्यिका होगा। ये तो एक संबंध था ना कि माध्यक वाला, माध्य माध्यिका में, उसी फॉर्मूला से बनने वाला था। बहुत आसान सवाल था। 21 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 24। क्या होगा? 24। 22 नंबर प्रश्न है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है। 24 संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? तो कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? तो ये हो जाएगा आपका 23। 23 से अधिक संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। नहीं, अधिकतम 23 संख्याएं ही शून्य से बड़ी हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो घटना का प्रायिकता जो होता है वह बट्टा में नहीं हो सकता है। हमें तो लगता है हाँ, बट्टा में नहीं, 1.2 ये नहीं होगा। 25 का ए सही आंसर। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो क्या होगा? बताइए। 26 नंबर प्रश्न का सी आंसर हो जाएगा कि 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है पी, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा पी। ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि एक संभव घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो एक संभव घटना की प्रायिकता 1 से कम ही होगा और 0 के बराबर या फिर 0 से अधिक हो सकता है। तो 27 का डी संभव, असंभव बोला है, सॉरी मैंने संभव पढ़ लिया। तो कहता है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो वो हो सकता है 0। 28 नंबर प्रश्न है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। और यदि सम संख्या का भी पूछा जाता तो वो 1/2 ही होता। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छा एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो ये हो जाएगा 29 का ए। 1 से 30 तक में 11 अभाज्य संख्या है तो 11 ऊपर में लिखते और जो टोटल था उसको नीचे में रखते, बस आंसर वही था 11/30। 30 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी खेल को के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो किसी भी संख्या का प्रायिकता 1 होता है तो ये 1 में से आप जब 0.4 घटाएंगे, ठीक है, तो 0.6 बच जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि यदि sin थीटा बराबर 45/53 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल था लेकिन कैलकुलेशन जरूर था, तो ये हो जाएगा 28/53। 31 का बी सही आंसर।
32 नंबर प्रश्न है कि साइन 29 डिग्री बट्टा कॉस 61 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर होगा। 32 का सी सही आंसर। ये भी बहुत आसान सवाल था। देखो लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, भारी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आप समझ जाओ, फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर में समझता हूँ, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई बराबर नहीं है, इकाई के बराबर नहीं है, तो 33 का सी हो जाएगा, इकाई के बराबर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि यदि वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ये भी बहुत आसान था, 45 डिग्री, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि cos थीटा का मान sin थीटा के बराबर है तो cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में है, आप वो वाला पढ़ेंगे तो वो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 35 का ए सही। वो वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे आप क्या करेंगे, बराबर 1 होता है। तो अब क्या बोला, cos थीटा का मान जो है sin थीटा के रूप में निकाला, cos थीटा को यहीं रहने दो, sin स्क्वायर थीटा को उधर दे दो, और cos स्क्वायर थीटा है तो वो बट्टा में चला जाए, तो ये आप समझ गए होंगे। उतना समझाने में बहुत वीडियो लंबा हो सकता है। 37 नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 37 नंबर सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि -1/2। 38 नंबर प्रश्न है कि यदि √3 tan थीटा, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान ए यानी कि 30 डिग्री है, ठीक है। 38 नंबर 39 नंबर प्रश्न है कि cot थीटा प्लस 1/cot ए बराबर 2 है तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए का मान होगा, तो क्या हो जाएगा 39 का, आपका 39 का सी सही आंसर होगा 2, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। 40 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 41 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, तो b का मान यहाँ पे -7 है, तो -7 से फिर -7 लेंगे तो ये हो जाएगा 7/6, किसमें है 41 का बी आपका सही आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा डी यानी कि 1/2। 43 नंबर प्रश्न, शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद कौन है, तो ये हो जाएगा आपका बी, 43 का बी सही आंसर है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न की रैखिक समीकरण युग्म, ये कैसे लिखा, हाँ, कि आलेखीय निरूपण है, तो कैसा है इसका आलेखीय निरूपण। 44 नंबर प्रश्न, तो इसका आपका हो जाएगा ए यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म डैश डैश यदि बराबर है तो इनके हल होंगे। ए बट्टा बी बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो इनके हल होंगे। कैसा हल होगा, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये हो जाएगा अनंत और बहुतरे हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। 46 नंबर प्रश्न 46, रैखिक समीकरण युग्म के आलेखीय यदि समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखा होती है तो कैसा बनता है, a1/a2 किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा c a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, यानी कि 46 का c आपका सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14, 4 है तो उनके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल था, 47 का ए यानी कि 45 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की आपेक्षिक चाल है। ये सब भी यदि आप पढ़े होंगे तो आप बना ही लिए होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है कि चर x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
एक द्विघात समीकरण कहलाता है यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो, लेकिन ए बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 49 का ये आपका सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 का विवेचक क्या हो जाएगा? तो इसका विवेचक हो जाएगा बी यानी कि 76 है। हम अपने 51 नंबर प्रश्न की ओर या फिर 51 कहता है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूलों की प्रकृति है, तो ये हो जाएगा वास्तविक और असमान। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैं एक बार में प्रश्न बोलूंगा और एक बार में ही उत्तर आपको बता दूंगा। ये मैथ्स है तो क्या हुआ, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं पहले से सोल्यूशन कर रखा है। जो ऑप्शन सही होगा मैं प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार में ही बता दूंगा। ठीक है, आप अपना मिला लीजिएगा और एक बार हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 जहां b बराबर नहीं है 0 के विवेचक का मान होगा, यानी कि d का मान पूछ रहा है। तो d बराबर क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि b² - 4ac। तो 52 का आंसर हो जाएगा a² - 4ab होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 3x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में हो तो x + y का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 53 का b यानी कि 18। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सारबंतर क्या है? तो देखो 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17 यानी कि प्लस में 4 होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम -5, -1, 3,7 का 13वां पद क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 55 का सी यानी कि 43 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n × n + 1/2। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है कि 11 + 12 + 13 + 45 का मान क्या होगा? तो 11 + 13 + 45 का मान हो जाएगा 980। ऑप्शन बी सही आंसर 57। अब बढ़ते हैं हम अपने 58 नंबर सवाल की ओर। 58 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी √7, √28 और √63 का अगला पद क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा डी √112। कितना हो जाएगा? √112। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए कितने पदों का योगफल 406 होगा? तो ये आपका 14 पदों का योगफल 406 होगा, यानी कि 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n² है तो इसका nवां पद क्या होगा? 60 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा n - 6 - 2n। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है कि यदि वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये मैंने कितनी बार शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम भी कराया था, लॉन्ग वीडियो के माध्यम भी कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:16। दोनों का स्क्वायर कर देना था, बस जो आंसर आया वही वो। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न कहता है कि एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगा? 62 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। 63 नंबर प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले तीन घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन होगा। तो ये आपका हो जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 63 का ए। अगला प्रश्न है यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो के अनुपात में हो तो उनके आयतन होंगे। तो आयतन में बस अब कुछ नहीं करना, ये 4 का स्क्वायर है तो एक बार और 4 का गुना कर देंगे तो 16 चौके 64 और 9 तिहाई 27, यानी कि 64 का बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 65 नंबर कहता है कि यदि घन कहा गया यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा? 65 नंबर सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका 65 का ए यानी कि 1728 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि घनाभ के तीन आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y एवं z हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन हो जाएगा x, y, z, यानी कि 66 का क्या बोल रहा है कि आसन्न फलकों का, तो ये हो जाएगा √x, y, z। 66 का बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है 67
एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि 396 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। 69 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका 12 है। माध्यिका मतलब होता है, आप जानते हैं क्या होता है? सम्मित बारंबारता वितरण सारणी में होता है। 70 नंबर प्रश्न है कि सम्मित बारंबारता सारणी में क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है बहुलक बराबर माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है। 70 का सी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? 71 नंबर सवाल, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 13 सेंटीमीटर। 72 नंबर प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से। ये भी प्रश्न मैंने आपको करा रखा था, ठीक है। 72 का बी। 73 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या है? 74 नंबर सवाल, तो 74 का बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल होता है समकोण में, तो किसी भी युग्म का योगफल कितना होता है? तो ये हो जाएगा 2 होता है। 75 पर पहुंच गए, अब मात्र 25 सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। 76 नंबर सवाल है कि निम्नांकित रेखा युग्मों में कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है? 76 नंबर सवाल, तो ये आपका हो जाएगा कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर नहीं हो सकता है। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्या के अंतिम सिरों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज होगा, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा, ठीक है। वह चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा। 79 नंबर सवाल है कि समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि कोण ACB जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कोण ACB बराबर होगा। 80 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण AOB बट्टा 2, ठीक है। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 9,3 तथा 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा? ये तो लगता है कि 99% बच्चा जरूर बना के आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10 इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न है 82 नंबर की शीर्ष 0,7 00 और 24,0 वाले त्रिभुज की परिमिति है। देखो ये वाला, तो इसके लिए तो मैं बहुत शानदार ट्रिक बताया। देखो दोनों 0 0 है, कुछ नहीं करना था। 0 का गुना आप 24 में करते, 24 और 0 का गुना नहीं, वो नहीं करना था। इसका आंसर लिख लो, मैं बाद में बता दूं। 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 इकाई परिमिति पूछा है ना, पेरीमीटर पूछा नहीं। यदि क्षेत्रफल पूछता तब एक ट्रिक था बहुत अच्छा वाला। 83 नंबर सवाल है कि मूल बिंदु से बिंदु 11,60 की दूरी है, तो मूल बिंदु से बिंदु 11,60 की दूरी हो जाएगा 61 इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि यदि बिंदुएं 1,2 0,0 तथा AB एक रैखिक है तो 84 कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ये सी हो जाएगा, 2A बराबर होगा B के।
ठीक है, कोई बात नहीं, खांसी हो रहा है, आप उतना मैनेज कर लेना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसे तो मैं रोक नहीं सकता ना क्या। 85 नंबर सवाल है कि शीर्ष बिंदु 3,0, 7,0 तथा 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 86 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त की परिमिति है, अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। 87 नंबर सवाल, यदि क्या नहीं 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि तो आप जानते हैं 2 पाई आर, ये भी सभी बना दिया होगा, लगभग 99% बचा, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है 88 का डी हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री। 89 नंबर प्रश्न है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इन्हें पुनः वर्गाकार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई है, तो इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगा आपका सी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? या फिर होगा तो 90 का सी यानी कि √पाई/2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये समबाहु त्रिभुज, कहाँ चला गया, एक मिनट, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, ये आप लगा लेना, कौन सा 91 का सी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल है कि समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध, तो ये हो जाएगा 92 का बी यानी कि समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। 91 का सी था और 92 का बी आप सही लगा लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 के बाद 93 होगा ना, यहाँ पे 93 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बस कुछ नहीं करना था, दोनों पे आपको रूट चढ़ा देना था, तो रूट चढ़ाते तो ये 2 और इसका आता 3 यानी कि 2:3 होता सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसंग है त्रिभुज डी एफ के, तो ए बी बट्टा डी बराबर है 3/5, तो एफ डी बट्टा सी ए किसके बराबर होगा? तो ये आपका हो जाएगा डी यानी कि 5/3 के बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप मिलाते चलेंगे। 95 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसंग है त्रिभुज पीक्यूआर तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान सवाल था। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो जरूर बनाए होंगे, तो ये हो जाएगा 15/2 और 95 का सी सही आंसर। 96 नंबर सवाल, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है, तो कितना हो जाएगा? ये डी यानी कि ए √3 सेंटीमीटर होगा। 97 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरियन त्रिक होता क्या है? होता है कि जब जो सबसे बड़ी मानो इसमें से संख्या है उसका स्क्वायर आप करोगे, तो उसका स्क्वायर जो दोनों छोटी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है 97 में डी जो ऑप्शन है ऐसा करने पे नहीं होता है, यानी कि ये जो है 69 का स्क्वायर बराबर नहीं है 17 के स्क्वायर की, और प्लस कितना 17 के बाद 61 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। हो सकता है उससे कहाँ चला जाता है। ठीक है, 97 नंबर से 97 का डी। अब 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट पेज है आपका। कहता है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
99 नंबर सवाल है कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम सब पहुंच चुके हैं लास्ट 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न पर। तो आप बताइएगा कि आपने 1 से लेके 100 तक में कितने प्रश्नों को सही किया है, और यदि मेरी वीडियोज में कहीं कोई चीज़ गलत लगी हो, मुझे सुधार करनी चाहिए, तो वो भी सजेशन दे सकते हो आप अपने बड़े भाई की तरह। मैं आपको छोटा भाई मानता हूँ, छोटी बहन मानता हूँ, तो आप छोटे भाई की तरह मुझे सजेशन दे सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे आपने ऐसा गलती किया है, आपको उसे सुधारना चाहिए। ठीक है, तो 100 नंबर सवाल सुन लो क्या होगा इसका आंसर। तो कहता है किसी त्रिभुज चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो ये जो आकृति कहलाती है ये समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो फिर से हम मिलते हैं आप सभी से कल के आंसर की में, कल के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, आप खाना जो भी है मिलते हैं कल। थैंक यू।